हाँ, काफी मशहूर नाम है। बिल्कुल, बहुत मशहूर नाम है। हम बात कर रहे हैं SPSS की, यानी स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस। और आज हम काफी उत्साह के साथ इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सही कहा। और आज के जो हमारे सोर्सेज हैं, हाँ, सोर्सेज में हमारे पास कुछ बेहतरीन रिसर्च ब्लॉग्स और यूट्यूब के क्या कहते हैं एक्सपर्ट कोर्सेज हैं, जैसे डेटा फॉर डेवलपमेंट और द कॉमर्स एपी सेंटर। हाँ, और फ्री कोड कैंप भी शामिल है इसमें। बिल्कुल, इन सभी ने काफी बारीकी से सॉफ्टवेयर को, इसके काम करने के तरीके को डिकोड किया है। तो हमारा आज का मिशन, मतलब इस डीप डाइव का मकसद सिर्फ डेटा साइंस के भारी भरकम शब्दों को आसान भाषा में समझना नहीं है, बल्कि हमें ये भी देखना है कि क्या 1960 के दशक का ये जो पॉइंट एंड क्लिक सॉफ्टवेयर है, हाँ, क्या ये आज के एआई और मशीन लर्निंग के जमाने में टिक पाएगा। चलिए इसको अनपैक करते हैं। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो SPSS की शुरुआत 1968 में हुई थी। मतलब काफी पुरानी बात है, उस वक्त तो। हाँ, बहुत पुरानी। उस समय कंप्यूटिंग का दौर बिल्कुल अलग था। मेन फ्रेम कंप्यूटर हुआ करते थे और पंच कार्ड से डेटा डाला जाता था। अरे बाप रे, पंच कार्ड्स। हाँ, तब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने इसे बनाया था ताकि सोशल साइंसेस का डेटा बिना भारी प्रोग्रामिंग के एनालाइज हो सके। अब इसे IBM ने खरीद लिया है। लेकिन एकेडमिया और सोशल साइंसेज में ये आज भी नंबर 1 है आज भी। बिल्कुल। और इसके इतना फेमस होने का एक बहुत बड़ा कारण है इसका जो यूजर फ्रेंडली पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस है। हाँ, वही। इसमें आपको कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए जो रिसर्चर्स होते हैं, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं हैं, वो इसे बहुत पसंद करते हैं। सही बात है, वो अपना सारा समय सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी की थ्योरीज को समझने में लगाना चाहते हैं, ना कि कोड के सिंटैक्स एरर सुलझाने में। लेकिन साथ ही इसमें एक सिंटैक्स फीचर भी होता है जो कि बहुत अंडररेटेड है। हाँ, मैंने सोर्सेज में पढ़ा इसके बारे में। ये फीचर आपको अपने सारे स्टेप्स को सेव करने और उन्हें दोबारा यूज करने की आज़ादी देता है। मतलब अगर डेटा सेट अपडेट हो, दोबारा सारे क्लिक नहीं करने पड़ते। बिल्कुल नहीं, बस सिंटैक्स रन कर दीजिए और मिनटों में अपडेटेड रिजल्ट सामने। वाह, ये तो बहुत समय बचाता होगा। लेकिन एक चीज जिसने मुझे सच में हैरान किया वो है इसका खर्चा। हाँ, इसकी कीमत। मतलब इसके प्रीमियम एडिशन की कीमत लगभग $8,000 तक जा सकती है। $8,000? ये कमर्शियल या एंटरप्राइज लाइसेंस के लिए है। हाँ, जो छोटी संस्थाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। पर स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात यह है कि $35 का एक 6 महीने का ट्रायल भी उपलब्ध है, जिससे ये एजुकेशन सेक्टर में अपनी पकड़ बनाए रखता है। तो अगर हम इसके इंटरफेस की बात करें तो SPSS देखने में काफी हद तक एक्सेल जैसा ही लगता है। लेकिन इसमें दो अलग अलग व्यूज होते हैं। इसका आर्किटेक्चर एक रिलेशनल डेटाबेस के ज्यादा करीब है। हाँ, एक तो डेटा व्यू है जहां सारे नंबर्स होते हैं जो स्प्रेडशीट जैसा दिखता है, और दूसरा है वेरिएबल व्यू। सही, जहां डेटा के नियम तय होते हैं। एक तरह से इसे डेटाबेस का स्कीमा कह सकते हैं। बिल्कुल, और ये नियम काफी सख्त है। जैसे वेरिएबल के नाम में आप स्पेसेस नहीं दे सकते, या कोई स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं, और इसे 64 बाइट से छोटा होना चाहिए। अगर फर्स्ट नेम लिखना है तो अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ये डेटा साइंस में बहुत जरूरी है क्योंकि स्पेसेस बैकएंड प्रोसेसिंग में कोड को क्रैश कर देते हैं। समझ गया। और इस वेरिएबल व्यू में जो सबसे अहम फैसला होता है वो है मेजरमेंट लेवल्स का सही चुनाव। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सोर्सेज में 3 तरह के डेटा की बात की गई है। मैं समझाती हूँ। पहला है नॉमिनल, जिसे कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं। इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, जैसे जेंडर या ब्लड ग्रुप। हाँ, जैसे अगर 1 का मतलब मेल है और 2 का मतलब फीमेल, यहाँ 1 और 2 सिर्फ नाम है। मतलब कोई नंबर किसी दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। बिल्कुल। दूसरा होता है ऑर्डिनल, जिसमें एक स्पष्ट ऑर्डर या रैंक होती है। जैसे एजुकेशन लेवल, 1 मतलब प्राइमरी, 2 मतलब सेकेंडरी और 3 टर्शियरी। सही। यहाँ तीसरा लेवल पहले और दूसरे से बड़ा है, लेकिन इनके बीच का जो गणितीय अंतर है वो समान नहीं होता। हाँ, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे में। बिल्कुल। असंतुष्ट से तटस्थ होने का जो मनोवैज्ञानिक अंतर है वो तटस्थ से संतुष्ट होने के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए ऑर्डिनल डेटा पर एवरेज या मीन निकालना गलत माना जाता है। और तीसरा लेवल क्या है? तीसरा है स्केल, जो इंटरवल और रेशियो डेटा को कवर करता है। ये एग्जैक्ट क्वांटिटीज बताता है, राइट? हाँ, जैसे उम्र, इनकम या तापमान। इन पर आप असली जटिल गणित लगा सकते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन। अब यहाँ मुद्दा सच में दिलचस्प हो जाता है। वो कैसे? एंट्री तो इसमें बहुत ही मुश्किल और धीमी है।
सेल दर सेल नेविगेट करना और टैब की दबाना, बड़े डेटा के लिए तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसका सही तरीका क्या है? प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट हमेशा CSV या एक्सेल फाइल्स को इंपोर्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन वो डेटा टाइडी होना चाहिए। बिल्कुल, टाइडी डेटा का नियम बहुत स्पष्ट है। एक कॉलम में सिर्फ एक वेरिएबल हो और एक रो में सिर्फ एक केस हो। मतलब एक्सेल में कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई कलर्स या ग्राफ्स या मर्ज किए हुए हेडिंग्स नहीं। इंसान की आंखों को भले अच्छा लगे, पर मशीन को नहीं। एकदम साफ सुथरा डेटा होना चाहिए, मशीन के पढ़ने लायक। एक सेल में सिर्फ एक वैल्यू। जब डेटा इंपोर्ट हो जाता है तो बात आती है पहले चरण की, यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, जो आपके रॉ डेटा की कहानी को छोटे नंबर्स में समझाता है, उसके आकार और फैलाव को बताता है। जैसे फ्रीक्वेंसीज, मीन, मीडियन। हाँ, मीन यानी औसत सबसे ज्यादा यूज होता है, पर अगर डेटा में आउटलायर्स हों तो ये धोखा दे सकता है। आउटलायर्स मतलब वो पॉइंट्स जो बाकी डेटा से बहुत दूर होते हैं। जैसे मान लीजिए एक सामान्य मोहल्ले के आय के डेटा में किसी अरबपति की आय को शामिल कर लिया जाए, तो मीन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि पूरे मोहल्ले की गलत तस्वीर दिखाएगा। बिल्कुल। ऐसे में मीडियन, जो डेटा को सॉर्ट करने के बाद बिल्कुल बीच का नंबर होता है, वो ज्यादा यथार्थवादी माप देता है। एक्सट्रीम वैल्यू से उसे फर्क नहीं पड़ता। सोर्सेज में डेटा के फैलाव को समझने के लिए एक और बहुत मजेदार उदाहरण था, अंडी वाला उदाहरण, स्टैंडर्ड डिविएशन को समझाने के लिए। हाँ, वो काफी दिलचस्प एनालॉजी है। मान लीजिए डेटा दिखाता है कि किसी ने 10 दिन में एवरेज 2 अंडे रोज खाए। अब इसके पीछे 2 अलग-अलग वास्तविकताएं हो सकती हैं। या तो उसने सच में स्थिरता से रोज 2 अंडे खाए, या फिर उसने पहले दिन में 20 अंडे खा लिए और बाकी 9 दिन एक भी अंडा नहीं खाया। दोनों का औसत तो 2 ही आएगा। पर डॉक्टर दूसरे केस में घबरा जाएगा, एक दिन में 20 अंडे। और यहीं पे स्टैंडर्ड डेविएशन का महत्व पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। ये बताता है कि डेटा अपने मीन से कितना बिखरा हुआ है। दूसरे केस में डेविएशन बहुत ज्यादा होगा, जो रिसर्चर को चेतावनी देता है कि डेटा में भारी उतार चढ़ाव है और सिर्फ औसत पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। समझ गया। और डेटा को एक समान स्केल पर लाने के लिए इसमें एक बहुत शानदार हिडन फीचर भी है SPSS में। हाँ, डिस्क्रिप्टिव्स मेन्यू में एक बटन क्लिक करके ऑटोमेटिकली Z स्कोर्स निकालना। बस एक चेकबॉक्स टिक करो और पूरा डेटा स्टैंडर्डाइज होके एक नए कॉलम में सेव हो जाता है, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए बहुत जरूरी है। इन सब बेसिक एनालिसिस के बाद आते हैं एडवांस्ड एनालिटिक्स। यहीं SPSS अपनी असली उपयोगिता साबित करता है। हाँ, वो भी बिना कोडिंग के, जैसे फैक्टर एनालिसिस। क्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें कम करना होता है। इसे डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कहते हैं। इसके लिए परछाई या शैडो वाली एक बहुत प्रभावशाली एनालॉजी दी गई थी। हाँ, जैसे एक 3D इंसान होता है, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई होती है, पर जब उसकी परछाई पड़ती है तो वो 2D होती है। मतलब एक पूरा डायमेंशन कम होने के बाद भी परछाई देखकर हम बता सकते हैं कि इंसान खड़ा है या दौड़ रहा है। सही कहा, जानकारी नहीं खोती। वैसे ही फैक्टर एनालिसिस डेटा का शोर कम करके उन मुख्य अंतर्निहित फैक्टर्स को बाहर निकालता है जो डेटा को दिशा दे रहे हैं। जैसे किसी साइकोलॉजिकल सर्वे में 50 सवालों को घटाकर पर्सनैलिटी के 5 मुख्य पहलुओं में बदल देना। बिल्कुल। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली तकनीक है वो है रिग्रेशन, जिसे प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का आधार कहते हैं। और सोर्सेज में इसे 3 मस्केटियर्स का नाम दिया गया था। ऑल फॉर वन कॉन्सेप्ट। मतलब जैसे कार के सिलेंडर्स, इंजन का वेट और हॉर्स पावर को एक साथ मिलाकर उसकी माइलेज या MPG प्रेडिक्ट करना। सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मिलकर एक नतीजे की भविष्यवाणी करते हैं और सॉफ्टवेयर बताता है कि किसका प्रभाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग भी है पैटर्न रिकग्निशन के लिए। ये एल्गोरिदम डेटा में मौजूद अलग-अलग केसेस के बीच, जैसे कारों या ग्राहकों के बीच, दूरी मापता है और जो सबसे समान होते हैं उन्हें एक क्लस्टर में बांध देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा इसका विजुअल आउटपुट है, जिसे डेंड्रोग्राम कहते हैं, जो पेड़ की जड़ों या शाखाओं जैसा दिखाई देने वाला ग्राफ होता है। इसे देख के रिसर्चर तय कर सकता है कि उसे अपने डेटा को कितने ग्रुप्स में बांटना है, जैसे मार्केटिंग में कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए। अगर हम इसको एक बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो SPSS बना मॉडर्न एनालिटिक्स टूल्स की बहस सामने आती है। बिल्कुल। SPSS एक ऐसे युग में बना था जहां सर्वे डेटा और सीमित स्प्रेडशीट्स होती थीं। ट्रेडिशनल स्टैट्स के लिए ये बेहतरीन है। पर बिग डेटा का क्या? आज तो हम बिग डेटा के युग में जी रहे हैं। वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है।
जब करोड़ों पंक्तियां हों या रियल टाइम डेटा स्ट्रीम हो रहा हो तो SPSS संघर्ष करने लगता है। क्योंकि ये मुख्य रूप से इन मेमोरी सॉफ्टवेयर है जो रैम पर निर्भर करता है। और यहीं पर मॉडर्न टूल्स जैसे पाइथन, R और टेंसरफ्लो बाजी मार लेते हैं। डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स SPSS में अच्छे से काम नहीं करते। ये ओपन सोर्स टूल्स भारी डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के जरिए आसानी से हैंडल करते हैं। और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे AWS या गूगल क्लाउड के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी कम्युनिटी बहुत विशाल है। नई लाइब्रेरीज मुफ्त में मिलती हैं। तो फिर सही टूल कैसे चुनें? ये पूरी तरह से आपकी रिसर्च की कॉम्प्लेक्सिटी, टीम के स्किल सेट और बजट पर निर्भर करता है। जरूरत पारंपरिक सांख्यिकी जैसे T-टेस्ट है तो रातों रात पूरी टीम को पाइथन सिखाना संसाधनों की बर्बादी होगी। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। हर टूल का अपना इकोसिस्टम होता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस गहरे विश्लेषण का सार निकालें तो SPSS डेटा विज्ञान के लोकतंत्रीकरण का एक सफल प्रयास था, जिसने रिग्रेशन और फैक्टर एनालिसिस जैसे जटिल मॉडल्स को बिना कोड लिखे लागू करने की ताकत दी। ये आज भी अपनी विश्वसनीयता और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के कारण अकादमिक रिसर्च में एक मजबूत स्तंभ है। पर AI और बिग डेटा के नए दौर में ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग भाषाओं का पलड़ा भारी है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या सवाल? हम अक्सर इस बहस में उलझे रहते हैं कि ग्राफिकल इंटरफेस बेहतर है या पाइथन जैसी कोडिंग। लेकिन तकनीक कभी स्थिर नहीं रहती। जो आज नया है वो कल लेगेसी बन सकता है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले इसी पर एक नया विचार सोचना दिलचस्प होगा। कैसा विचार? आज हम पॉइंट एंड क्लिक और कोडिंग की बहस कर रहे हैं, पर सोचिए, जिस अभूतपूर्व तेजी से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे ChatGPT या क्लॉड विकसित हो रहे हैं, हाँ, वो हमारे इंटरैक्शन का तरीका ही बदल रहे हैं। तो क्या अगले 5 सालों में हमें ना क्लिक करने की जरूरत पड़ेगी और ना 100 लाइनों का कोड लिखने की? ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव ख्याल है। कल्पना कीजिए, भविष्य में हम सिर्फ अपने डेटाबेस से प्राकृतिक मानवीय भाषा में बात करेंगे। जैसे हम कहेंगे, इस कस्टमर डेटा सेट का विश्लेषण करो और मुझे मुख्य कारक बताओ। और AI पलक झपकते ही पूरी सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार कर देगा। बिल्कुल। तो डेटा एनालिटिक्स का अतीत चाहे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का रहा हो, पर इसका भविष्य किस दिशा में करवट लेगा, ये हम सभी के लिए सोचने और एक्सप्लोर करने वाला विषय है। निश्चित रूप से। इसी विचार के साथ हम आज का ये गहरा विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।